क्योंकि अब जो स्थितियां आई हैं उसमें इस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है जिसका मुकाबला अब ना तो अमेरिका कर पाएगा, ना इजराइल कर पाएगा और ना ही यूक्रेन उसका सामना कर पाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे जो युद्ध हैं वो एक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और उसमें ऐसे ऐसे ग्रुप बनते जा रहे हैं जिसका मुकाबला करना अब किसी भी एक देश के बस की बात नहीं रह गई है। हम आपको सबसे पहले क्लियर कट 2-3 चीज़ें बता दें और इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर होने क्या वाला है। ये जो लाइन लिखी है ना कि 800 ईरानी मिसाइलों से रूस का हमला और फूंक देंगे यूक्रेन और इजराइल, इसके पीछे एक वो हकीकत है जिससे यूरोप, अमेरिका और नेटो कांप रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चीन ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है और वो ऐसा खेला है जो यूक्रेन पे भी बहुत भारी पड़ने जा रहा है और इजराइल पे तो पड़ना ही तय हो चुका है। यानी कि चीन ने एक ऐसा जो कहते हैं ना गंदा गेम कह लो या कह दो रणनीतिक तौर पर ईरान की ऐसी मदद कर दी है जो उसके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है युद्ध के मैदान में। पहली खबर यह है कि करीब 800 मिसाइलों के लिए जो ठोस ईंधन चाहिए होता है मिसाइलों के लिए वो चीन से ईरान पहुंचने वाला है और इसकी खुफिया रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का एक अखबार है उसमें इसको बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर बताया गया है कि कैसे 800 मिसाइलें अब ईरान उस बारूद या उस ठोस ईंधन से बनाने जा रहा है जो चीन से आ रहा है। और ये जो जहाज है बताया जा रहा है कि ये हांगकांग से चल चुका है जो अगले 1-1.5 महीने में ईरान के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। हालांकि चीन ने इसका खंडन किया है लेकिन ये पुख्ता खबर है और इसके पीछे की 2-3 वजह बताई जा रही हैं। Creators looking for an edge over the competition? Get 50% off. बताई जा रही हैं। एक, ईरान की मदद चीन काफी वक्त से कर रहा है और वो इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि ईरान की जो भी मिसाइलें होंगी वो कहीं ना कहीं रशिया के काम आएंगी और उस रशिया उन मिसाइलों से न सिर्फ यूक्रेन के ऊपर हमले करेगा बल्कि नेटो और यूरोप और अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने के लिए मिसाइल और ड्रोन की जो ज़रूरत है वो ईरान बहुत बड़े पैमाने पर पूरा कर रहा है। हम आपको 2-3 चीज़ें इसमें डिफाइन कर देते हैं कि हमें किस तरीके से आपको हम क्या बताने जा रहे हैं। नंबर 1 बात, इस समय जो खलबली मची हुई है वो बड़ी ही अजीब तरीके की खलबली है। खलबली क्या है कि ट्रंप और एलन मस्क में भयंकर लड़ाई चल रही है। वो एक दूसरे को एहसान फरामोश बता रहा है, कोई बता रहा है कि वो बेचारा है, कोई बता रहा है वो गद्दार है। यानी कि ट्रंप और मस्क की जो लड़ाई है उसका फायदा इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा उठाने जा रहा है या उठा रहा है तो वो है रूस और ईरान। क्योंकि ट्रंप ने जब से मुंह मोड़ा है यूक्रेन की तरफ से, उसने बोला कि भाड़ में जाओ तुम लोग, चाहे रशिया मरे या यूक्रेन मरे, अब अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद से रशिया ने अपना हमला बहुत तेज कर दिया है। हम उस खबर पे पहुंचेंगे कि रशिया इस वक्त कैसे हमले कर रहा है, लेकिन पहले आप इधर की पूरी कहानी को समझ लीजिए कि ट्रंप और मस्क की लड़ाई का फायदा ईरान कैसे उठा रहा है और उसका फायदा रशिया को कितने बड़े पैमाने पर कैसे मिलने जा रहा है और क्यों इजराइल इस समय बैकफुट पर जाने को मजबूर हुआ है और वो क्यों ईरान के परमाणु ठिकाने नातांज और फोर्डो पर अटैक करने से बच रहा है और क्यों नेतन्याहू की सरकार ने यह ऐलान किया है कि अभी ईरान के ऊपर या उसके ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उसने ये बताई है कि जब तक ट्रंप की यानी कि अमेरिका की सरकार की और ईरान की सरकार की परमाणु डील की बात चलती रहेगी तब तक इजराइल जो है वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर जो छिपी हुई खबर है वो ये है कि इजराइल अच्छे से समझ गया है कि जो ट्रंप सरकार है वो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। घर के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं एलन मस्क के साथ और वॉर के क्षेत्र में अब स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका खुलकर ईरान का ऐसा साथ दे कि वो आराम से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर ले। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ट्रंप सरकार हर तरीके से नेतन्याहू सरकार का साथ देती, लेकिन वो अब खटाई में पड़ चुका है। इसीलिए इजराइल ने सीधा बोला है कि अब हम तब तक कोई हमला नहीं करेंगे जब तक कि परमाणु डील कैंसिल नहीं हो जाती। और आपको बता दें कि दोनों ही सरकारों ने ट्रंप जो परमाणु डील है उसको कैंसिल करने का दावा ही नहीं किया है, क्योंकि जो अली खामनेई है ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने क्या बोला कि हम अपना परमाणु मिशन नहीं रोकेंगे, हम अपना यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम उसको जारी रखेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये तो खबर बिल्कुल सामने आ चुकी है, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर आ चुकी है। द सन ने छापा है इस खबर को कि करीब 42 केजी संवर्धित यूरेनियम जिसकी गुणवत्ता 90% तक शुद्ध है, उससे वो 9 परमाणु बम किसी भी वक्त बना सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि राजस्थान से 17 गुना छोटा इजराइल 9 परमाणु बम का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि इजराइल के
पास भी परमाणु बम है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो इसमें पहला वार करेगा वही विजेता होगा, कि हो सकता है कि दूसरे को पलटवार करने का मौका ही ना मिले। हम आपको दो तीन चीजें एक एक करके बता रहे हैं कि क्यों इस समय जो इजराइल का मोर्चा है और यूक्रेन का मोर्चा है वो रशिया और ईरान के लिए बहुत ही पावरफुल बनता जा रहा है। यानी कि उनके पास कहते हैं ना, किस्मत ने उनका साथ दिया कि अमेरिका के अंदर भी गदर मचा हुआ है, इजराइल जो है वो बैकफुट पे आने को मजबूर हुआ है, और यूक्रेन ने तो एक ऐसी बेवकूफ़ी की है जो सभी को पता है कि कैसे उसने साइबेरिया में 5 एयरबेस जो रशिया के थे उनको पहले उड़ाया 117 आत्मघाती ड्रोन से, और उसके 24 घंटे के अंदर अब जो रशिया अटैक कर रहा है वो ऐसे अटैक कर रहा है जिसका मुकाबला अब यूक्रेन नहीं कर पाएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त ट्रंप ने बिल्कुल दो टूक बोल दिया है जेलेंस्की से कि भाई ऐसा है, अब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, अगर आपको मुकाबला करना है तो रशिया से करिए। ट्रंप ने पहले भी उनको बोला था जेलेंस्की को कि आप बड़े बेवकूफ़ हैं जो अपने से 20 गुना ताकतवर रूस से सीधी जंग कर रहे हैं, आपका हारना तय है। जबकि जेलेंस्की को काफ़ी जिद्दी माना जाता है और जेलेंस्की बार बार इसी बात को बुनते रहे कि नहीं आप हमको नेटो में शामिल करवाइए, नहीं तो यूरोपियन यूनियन में हमें शामिल कराइए। और जेलेंस्की का मन ये है कि किसी तरीके से यूरोप और नेटो भी इस जंग में कूद पड़े ताकि यूक्रेन को बचाया जा सके। इसीलिए इतना बड़ा एयर स्ट्राइक जो उसने ड्रोन से किया रशिया के अंदर, उसके पीछे का मकसद ये था कि अगर लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर होगी और रशिया कहते नहीं बौखलाहट में कोई बहुत बड़ा बम या एटम बम टाइप का कोई अटैक करेगा तो दुनिया उसके साथ में चली जाएगी। जेलेंस्की की जो कैलकुलेशन थी उसको भी भोथरा कर रहे हैं पुतिन ने ट्रंप से 75 मिनट बात की और उन्होंने बोला कि देखिए जो रशिया के ऊपर अटैक हुआ है एयरबेस पे वो यूक्रेन की पहुंच से लगभग 4000 किलोमीटर दूर पे थे, लेकिन यूक्रेन ने वहां तक हमारे ऊपर ड्रोन से हमला किया, कंटेनर में भर भर के ड्रोन लाए गए और 18 महीने की कहते हैं नहीं तैयारी के बाद रशिया के ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया और उसके 41 लड़ाकू विमान जिसमें परमाणु बॉम्बर थे उनको सबको उड़ा दिया गया, जिसमें A-50 हम पहले भी बता चुके हैं जो जासूसी विमान था रशिया का, उसका सबसे बड़ा नुकसान है। वो अकेला एक विमान ही 3000 करोड़ का था, लड़ाकू विमान जो जासूसी करता था। 30 दिन का कंटेंट अगर आप एक दिन से 2 दिन में बना के खत्म हो जाओ और फिर नौकरी जाओ, कहीं भी नौकरी करते हो भाई साहब, करता था। अब ये सवाल आता है कि जेलेंस्की ने जो अटैक किया उसके बाद वो क्या मान के चल रहे थे कि रशिया शांत बैठेगा। रशिया बिल्कुल शांत नहीं बैठा है। रशिया जो अभी की सबसे ताज़ी खबर है वो ये है कि कजाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने ओरशेनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके कुछ टुकड़े जो परीक्षण किया जाता है तो उसके कुछ टुकड़े गिरते हैं मिसाइलों के। उससे ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ओरशेनिक मिसाइल है वो अब किसी भी वक्त यूक्रेन पर बरसना शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें ओरशेनिक मिसाइल से पहला अटैक नवंबर 2024 में यूक्रेन के निप्रो शहर पर रशिया कर चुका है, जिसमें 6 वॉरहेड्स हैं। उन 6 वॉरहेड्स के अंदर 6 वॉरहेड्स और हैं, यानी कि वो एक ऐसी ताकतवर मिसाइल है जिसका धमाका इतना भयानक होता है कि अगर सूरज के तापमान जो सूरज की सतह होती है उसका तापमान इतना भयंकर होता है, वैसा तापमान उस मिसाइल के धमाके से पैदा होता है। तो रशिया इसलिए इस मिसाइल से अटैक करने की सोच रहा है क्योंकि ओरशेनिक को परमाणु हथियार नहीं माना जाता है उसके वॉरहेड्स के हिसाब से। है वो परमाणु क्षमता से लैस, अगर करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर धमाका है, जो उसकी स्पीड है 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की, वो अपने आप में किसी परमाणु धमाके से कम नहीं है। यही वजह है कि ओरशेनिक का जो परीक्षण है वो पिछले 12 घंटे में रशिया ने कर लिया है और खबर आ रही है कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो यूक्रेन के, वहाँ पर रशिया की ओरशेनिक मिसाइल पक्का धमाका करेगी। और अगर वो वॉर हेड्स के साथ धमाका करेगी तो आप ये मान के चलिए कि जैसे सूरज की धरती तप रही है ना, भभक रही है, धधक रही है, वैसा तापमान यूक्रेन के शहरों को झेलना पड़ेगा और वो जो तबाही होगी वो किसी भी परमाणु बम से कम नहीं होगी। और तीसरी खबर इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान ने भी इस मौके का फायदा उठाया है। जिस तरीके से ट्रंप जो है वो बैकफुट पे गए, धमकियां उन्होंने बहुत दी, गीदड़ भभकी बंदर घुड़की सब कुछ ट्रंप कर चुके हैं। उन्होंने रशिया को बोला ये देखिए साहब आप मान नहीं रहे हैं, आप यूक्रेन में इतने बड़े अटैक कर रहे हैं, ये मत कहिएगा कि कल को हमको भी जंग में उतरना पड़ा। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसीलिए नहीं है क्योंकि वो पुतिन की नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। पुतिन एक ऐसे कहते हैं ना कमांडर हैं जो शुरू से ही हमेशा ना कठिन और भीषण जो फैसले हैं उसको लेने के लिए विख्यात हैं।
इसीलिए पुतिन का जो नेचर है वो ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार वो जिद पकड़ ली कि मुझे करना है तो करना है। वैसे भी आपको बता दें, रूस के कुछ कमांडर्स ने बोला है अपने सैनिकों को और बटालियंस को एक ऐसी भाषण में कि अगर जंग जीतनी है तो जंगली बन जाओ और फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि अब जो जंग होगी उसमें आपको रहम नहीं दिखाना है कि वहाँ पे बच्चा है, वहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे आवासीय बिल्डिंग है। बोले जो जहाँ टारगेट में जहाँ दुश्मन फिट बैठता है, अगर वो आवासीय इलाके में छुपे हुए हैं तो वहाँ अटैक करो। वहाँ ये मत सोचो कि वहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं या बूढ़े हैं। तो जो कॉन्सेप्ट अब लेके आ रहा है रशिया कि जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ, फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रशिया का अब जो बदला है ना 5 एयरबेस का, वो कितना खूनी और खूंखार होने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रशिया ने जो अभी अटैक किए 24 घंटे के अंदर, उसमें 460 ड्रोन सीधे यूक्रेन के 12 शहरों पे मारे हैं और 45 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो मारी गई हैं, जिसमें स्कंदर मिसाइल का नाम बहुत आ रहा है कि स्कंदर मिसाइल ने अंधाधुंध तरीके से यूक्रेन के शहरों को तबाह किया है। अकेले खार्किव के जो गवर्नर हैं उनका दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध को शुरू हुए लगभग 1200 दिन हो चुके हैं, ठीक है, 1199 1198 दिन हो चुके हैं, 1200 दिन हो ही गए समझिए। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बताया है जो खार्किव के गवर्नर हैं कि अभी तक का युद्ध में यूक्रेन के किसी के खार्किव पे कभी भी इतना बड़ा रशियन हमला हुआ ही नहीं है जैसा पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। मेयर का यहाँ खार्किव के मेयर का यहाँ तक दावा है कि अभी हम नुकसान का यानी कि जान माल के नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि रशिया के जो अटैक हैं वो सीरियल अटैक की तरह हो रहे हैं। मतलब हर 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर 3 से 4 बड़े धमाके हो रहे हैं। इसलिए उन्हें बचाने का या कहते हैं ना मौतों का आकलन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अब आते हैं ऐसी स्थिति में कि अमेरिका और इजराइल की जो स्थिति वो क्या है और ईरान इसका कैसे फ़ायदा उठा रहा है। ईरान को एक सबसे बड़ा खतरा था कि उसके नातांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों पे इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे, और इसीलिए जो डियो गार्जिया नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का, वहाँ पर B-2 बॉम्बर्स खड़े थे जिनमें GBU-57 बॉम्ब, जिसको बंकर बस्टर बम से का भी बाप बोला जाता है, वो तैयार थे ताकि जब इजराइल अटैक करे F-35 और 15EX फाइटर जेट्स के साथ, तो उसके ठीक बाद B-2 बॉम्बर्स GBU-57 बॉम्ब को गिराएगा फोर्डो और नातांज पर, ताकि पूरी पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाए। लेकिन पुतिन ने जो 75 मिनट बात की 4 जून को, उसके बाद से ट्रंप के हाथ पांव फूल गए। पता नहीं उस 75 मिनट की बातचीत में ट्रंप ने पुतिन को, कहते नहीं, पुतिन ने ट्रंप को ऐसा क्या समझा दिया या क्या धमका दिया कि ट्रंप ने तो बिल्कुल कन्नी काट ली। इजराइल से बोला भैया ऐसा है, अभी तुम अटैक करोगे तुम जानो। वैसे भी इजराइल अगर ईरान पे अटैक करना चाहता है तो उसे 2200 किलोमीटर का, कहते हैं ना, एक फासला तय करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा अटैक करने के लिए इतनी सामर्थ्य अमेरिका के बिना इजराइल की अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब एक ही विकल्प बचता है कि इजराइल चुपचाप बैठ जाए और जो गाजा में चल रहा है वो उसी से संतुष्ट हो ले कि वहाँ वो बम मार रहा है, कोई उसे रोक नहीं रहा है। अभी मैं आपको गाजा की थोड़ा सा अपडेट दूंगा, लेकिन पहले ईरान के ऊपर आते हैं। ईरान के बारे में बताया जा रहा है कि जो पिछले दिनों में जो उसने अंधाधुंध मिसाइलें रशिया को दी अटैक करने के लिए, उससे क्या हुआ, उसका जो गोदाम था वो काफ़ी हद तक खाली हुआ। इसीलिए जो 800 बैलिस्टिक मिसाइलों का जो बारूद, अमोनियम परपोनेट होता है, एक रसायन होता है, वो चीन से पहुंच रहा है। तो चीन भी इस समय अंधाधुंध रॉ मटेरियल को पहुंचा रहा है हांगकांग के जरिए, क्योंकि हांगकांग आपको पता है पहले तो अलग था, लेकिन बाद में चीन के ही उसमें आ गया अंडर में। जैसे वो ताइवान को चाहता है वैसे हांगकांग उसके पास आ चुका है। अगला टारगेट जो है वो ताइवान है, ये हम सभी को पता है। तो हांगकांग से जो जहाज गए हैं, जो ठोस ईंधन के जहाज हैं, जिसको रॉकेट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमेटिक रीडिंग ग्लासेस जो आपकी रीडिंग करने में मदद करेंगे। ये चश्मे को रॉकेट कहते हैं, रॉकेट का ईंधन, वो ईरान के लिए चल चुका है। अब ईरान इससे क्या कर रहा है, 800 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएगा, जिसमें से कुछ मिसाइलें लगभग 200 से 300, जो सूत्रों के हवाले से वहाँ के लोग, मीडिया जो है वो बता रही है, उसमें 200 से 300 मिसाइलें तो जाएंगी सीधे रशिया, और कुछ मिसाइलें जाने वाली हैं यमन के जो विद्रोही गुट हैं उनके पास, जो वहाँ के हूथी विद्रोही हैं और उनके जो चीफ हैं अब्दुल मलिक हूथी, वो इस समय बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये इजराइल ने पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर पूरे यमन का सना जो राजधानी है उसके आसपास जितने भी उनके मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइलों के भंडार थे, उनको पूरा तहस नहस करके रख दिया है। तो यमन के पास मिसाइलों की भारी कमी हुई है। हालांकि यमन की हूथी विद्रोहियों ने जो धोती पहनते हैं AK-47 लिए घूमते रहते हैं, उनको लोग अनाड़ी लड़ाका समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने खिलाड़ी होकर दिखाया कि कैसे
से उन्होंने MQ-9 ड्रोन अमेरिका के उड़ा दिए। तो इससे जो है वो ईरान का हौसला बढ़ा, इससे जो है वो रशिया का हौसला बढ़ा कि भाई ये तो बड़े सही लड़ाके हैं, ये बीच में एक ऐसा गुट है हमारे पास जो इजराइल के ऊपर भी हमला करने की क्षमता रखता है और अमेरिकी हमले का मुकाबला भी कर सकता है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि ये जो 800 ईरानी मिसाइलें हैं जिनसे रशिया हमला करेगा, उसके साथ साथ यमन हूथियों को भी वो मिसाइलें दी जाएंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि युद्ध कहीं नहीं रुकने वाला, कोई सीजफायर नहीं होगा। आप ऐसे समझ लीजिए जो ट्रंप 24 घंटे के अंदर सीजफायर की बातें कर रहे थे, वो ट्रंप से जाके भिड़ गए। ट्रंप से इसलिए भिड़ गए क्योंकि ट्रंप उनकी बात नहीं सुन रहे थे। असल में ट्रंप और एलन मस्क के अंदर एक बड़ी दिक्कत है, दोनों कहते हैं ना घोर जिद्दी और इगोइस्टिक जिसको बोलते हैं वो है। ट्रंप को ये लगता है कि भाई तुमने भली मेरी मदद की है, लेकिन मैं राष्ट्रपति हूँ, 78 साल का हूँ, मैंने अपने दिमाग से इलेक्शन जीता और मैंने अमेरिकी इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तुमने जरूर मेरी मदद की है, लेकिन तुमने मेरे $100 बिलियन नहीं दिए हैं। असल में एलन मस्क ने उनसे वादा किया था कि आप इलेक्शन जीतिए, हम आपको $100 बिलियन देंगे, लेकिन वो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि एलन मस्क जो थे उनको वो फ़ायदा नहीं मिला, उनकी जो कंपनी SpaceX और टेस्ला है जो ट्रंप ने वादा किया था। यानी कि ये जो लोग थे, ये आप ऐसे मान चलिए कि सड़क छाप जैसी लड़ाइयाँ नहीं होती, वैसी एलन मस्क और ट्रंप के बीच में हो रही हैं। एलन मस्क चाहते थे कि जो नासा का चीफ है वो उनकी पसंद का बने ताकि उनके मंगल मिशन को फ़ायदा मिले, लेकिन ट्रंप ने खेल कर दिया उल्टा। ट्रंप ने क्या किया, नासा का चीफ उसको चुना जो एलन मस्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एलन मस्क ने खुली बगावत कर दी और उन्होंने बोला कि आप ट्रंप किस ज़माने की बात कर रहे हैं, आपने मुझे DOG का चीफ बनाया। DOG क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये इसका चीफ क्यों बनाया गया? इसका चीफ इसलिए बनाया गया था मस्क को कि वो खर्चों में कटौती करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कुछ ऐसा किया कि खर्चे वहां बढ़ते ही चले गए और उन्होंने किसी भी तरीके की राहत मस्क को नहीं दी।